हेलो एवरीवन। तो बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वाई डू वी फॉल इल का लेक्चर नंबर 02। ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लें। फिर आप ये लेक्चर देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि समझ में तो आ जाएगा पर पीछे वाला जो पार्ट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ पार्ट इसके साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि हेल्थ क्या होती है। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन और डिजीज फ्री पर्सन के अंदर क्या अंतर है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ डिजीज देखे थे जैसे कि एक्यूट डिजीजेज है, एक्रोनिक डिजीज है। ठीक है, इनके बारे में जाना था। कुछ अलग अलग प्रकार की बीमारियों के नाम सुने थे जैसे चिकन पॉक्स, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हो गया, कोलेरा, जॉन्डिस। ठीक है, और कैंसर वगैरह इनके बारे में जाना था। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर आज अपन को क्या पढ़ना है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कॉज ऑफ डिजीज क्या है। ठीक है, यानी कि डिजीज होने के क्या क्या कारण है, पहले ये देखेंगे। ठीक है, फिर कुछ इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बीच में अंतर देखेंगे। ठीक है, और फिर जो अपने पास है अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके कारण डिजीज होता है अर्थात पैथोजन। ठीक है, तो पैथोजन के बारे में भी अपन आज डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि HIV पे रहेगा, जो वायरस है एड्स का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कुछ डिफरेंस पे आता है जो कि पहले अपन कवर करा चुके हैं और एक डिफरेंस आज हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो ये सेकंड लेक्चर होगा अपना, और थर्ड जो लेक्चर आएगा इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो आखिरी होगा। ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी वीडियो आखिरी लेक्चर होगा जिसके अंदर ये लेक्चर एकदम कंप्लीट हो जाएगा आपके। ठीक है, पहले ही मैंने कह दिया था कि इसको आप बुक से या फिर कोई क्वेश्चंस ना या रटें, आप इसके नोट्स पढ़ लेंगे काफ़ी होगा। ठीक है, लगभग वहाँ से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, सारी पूरी बुक कवर हो जाएगी। ठीक है, तो बुक के अंदर बेसिकली क्या है कि पैराग्राफ में दे रखा है, वहीं पर अपन काट काट के उसको टेबल के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए उनके तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप अगल बगल के डिस्टर्बेंसेस को ना झेलें। ठीक है, कि भाई यहाँ पे ये 2 पैराग्राफ है वो पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो चीज़ आने वाली है, जो 9th में इम्पोर्टेंट है, वो ये अपन यहाँ पे कवर करेंगे। समझ में आ गई। लगभग तो पूरी बुक कवर हो जाएगी पर कुछ एक चीज़ें हैं जो अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसका कोई मतलब तो है नहीं, तो उसको अपन एक बार स्किप कर देंगे। ठीक है, जैसे कुछ बॉक्सेस के अंदर कहानियाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो वो कहानियाँ आप खुद से पढ़ लेना अगर समझ में आती है। ठीक है, वरना वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। ये चीज़ क्लियर है। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई है या फिर दे देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉज ऑफ डिजीज, यानी डिजीज के क्या क्या कारण हैं और किन वजह से ये होती है। तो इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक तो है इंटरनल या फिर इंट्रेंसिक फैक्टर, और एक है अपने पास है एक्सटर्नल फैक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इंटरनल फैक्टर, इंटरनल का मतलब हो गया अंदर। ठीक है, यानी अगर बॉडी के अंदर कोई गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो वो डिजीज का कौन सा कारण हो जाएगा, इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अंदर कुछ एक आपको दे रखे है जैसे हार्मोनल इनबैलेंस है। ठीक है, अपने अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं जो अपन को क्या करते हैं, ग्रोथिंग में मदद करते हैं, हाइट बढ़ाने में। ठीक है, जो भी है कि भाई ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज लेवल रहे वगैरह वगैरह, अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं। ठीक है, इसके इन डेप्थ स्टडी अपन 10th के अंदर करेंगे। समझ में आ गई ये बात है। अब देखो, जैसे कि मान लो कि स्टोमक के जस्ट नीचे की तरफ एक ग्लैंड उपस्थित होती है, पेंक्रियाज होती है। ठीक है, पढ़ा होगा पेंक्रियाज, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। इनमें से पेंक्रियाज जो अपने पास ग्लैंड है वो बेसिकली क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। अगर इसके अंदर गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो 2 हार्मोन होते हैं इसके अंदर, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नाम के 2 हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इनमें से अगर एक भी हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो जाता है तो बेसिकली ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो मान लो हार्मोनल इनबैलेंस हो गया, ठीक है, तो बेसिकली उससे रोग हो सकता है, जैसे मैंने अभी डायबिटीज़ का उदाहरण दे दिया। जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे HIV है, ठीक है, एड्स हो गया, या फिर मान लो कोई भी अपंग व्यक्ति या पोलियो है। ठीक है, तो बेसिकली पोलियो, HIV वायरस वगैरह ये सारे होते हैं ना, ये डिजीज़ क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते जाते हैं। जैसे दादा में है, फिर पिता में है, फिर पिता के बच्चे में है। ठीक है, यानी दादा के पोते में। समझ रहे हो ना भाई। इस चीज़ से आप क्या परिचित होंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर से भी क्या हो सकती है, बीमारियां आगे पहुंच सकती हैं। जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि आज भी जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, पोलियो से पीड़ित होते हैं। ठीक है, विकलांग पैदा होते हैं।
तो वो है जनरेशन टू जनरेशन चल रही है, वो अभी भी चल रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये दिखेगा आपको। तो जेनेटिक डिसऑर्डर, मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, अगर कोई भी बॉडी ऑर्गन काम करना बंद कर देता है तो बेसिकली उसको मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि मान लो किडनी अपने फेल हो जाती है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, यूरिया का जो अपने पास कंसंट्रेशन है की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली यही होता है कि मेल फंक्शनिंग ऑफ ए बॉडी ऑर्गन। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई अपने बॉडी के अंदर अगर कोई ऑर्गन खराब हो जाता है तो बेसिकली उससे भी डिजीज से ग्रस्त हो सकती है। मान लो हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो प्रॉब्लम होने के बाद बेसिकली क्या होता है, हार्ट की कोई डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, और अंतिम में क्या हो सकता है कि हार्ट अटैक जैसी भी बीमारी हो सकती है जिससे व्यक्ति की मौत हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक का मतलब यही होता है कि बाहर से कोई चीज़ अगर अपने अंदर आती है, ठीक है, जैसे अनहेल्दी डाइट हो गया, ठीक है, आजकल देखा होगा जंक फूड ज़्यादा चलता है, ठीक है, तो बेसिकली वो उसको खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह ये सारे खाते हैं, ठीक है। बाहर का जो खाना खाते हैं तो वो अनहेल्दी होता है, ठीक है। एक घर का खाना होता है ना जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स प्रोटीन्स विटामिन सारे होने चाहिए, ठीक है, तो वो हेल्दी डाइट होती है। और अनहेल्दी डाइट लेंगे तो बेसिकली क्या होगा, कोई भी डिजीज़ हो सकती है, जैसे पेचिस हेजे वगैरह, ऐसे कुछ बीमारियाँ हो सकती है। पैथोजन से भी हो सकती है डिजीज़, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंजाई वगैरह है, ठीक है, और वायरस हो गया प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, इससे भी हो सकता है। जैसे अभी चल रहा है कोरोना वायरस, ठीक है, तो कोविड है वो बेसिकली सार्स नाम के वायरस से होता है। तो वायरस वगैरह फंजाई बैक्टीरिया प्रोटोजोआ ये भी डिजीज़ कोज कर सकते हैं, ये बाहर से आते हैं, तो इस वजह से इनको एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर माना है। पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन होने के कारण भी डिजीज़ हो सकती है, जैसे अस्थमा हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है, तो ये भी पॉल्यूशन से हो सकेगा। अलग अलग प्रकार के कैंसर भी पॉल्यूशन से जन्म लेते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या हो गया कि अपन के रहन सहन के अंदर अगर मान लो गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, रहन सहन के अंदर कैसे भाई, जैसे मान लो टाइम टू टाइम नहीं नहाना, ठीक है, बहुत सारे आप में से होंगे जो सर्दियों के अंदर क्या है कि कम से कम 6 से 7 दिन तक नहीं नहाते हैं, बहुत सारी देखें, समझ में आ गई। तो वो अनहेल्दी क्या हो गई, अपनी लाइफस्टाइल हो गई, ठीक है, यानी बॉडी को क्लीन न रखना सही ढंग से, तो वो हो गया अपने पास। तो ये सारे क्या हो गए, एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हो गए, और ये इंटरनल या फिर इंट्रेंसिक फैक्टर्स हो गए। ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई। अब अपने आगे चलते हैं, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने एक टॉपिक कवर कर लेते हैं यहीं पे, जो कि है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आपसे अंतर पूछ सकता है, ठीक है। ये जो डिफरेंस वाले है ना भाई, ये आप है वो बढ़िया तरीके से करके जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं डिफरेंस वाले। हर साल एक डिफरेंस तो आपसे पूछता ही है। देखो इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होते हैं कि वो डिजीज़ जो पर्सन टू पर्सन है वो फैलता है, ठीक है, तो बेसिकली उसको अपन क्या बोल देंगे, इन्फेक्शियस डिजीज़ बोल देंगे, ठीक है। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है, या फिर जिसको डिजीज़ हुई हुई है उसकी डिजीज़ अगर किसी हेल्दी पर्सन के अंदर जाती है तो बेसिकली उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ बोल देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो ये पाबंदी होगी कि पर्सन टू पर्सन अगर डिजीज़ ना फैले, ठीक है, तो बेसिकली उसको अपन क्या बोल देंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोल देंगे, ठीक है। सेकेंड है, ये जो चीज़ें हैं वो बेसिकली पैथोजेंस द्वारा होती है, ठीक है। ये किससे होगी, ये पैथोजन से होगी, यानी कि वायरस फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वगैरह इनसे होगी। जबकि ये है ये अपने बेसिकली पैथोजन से नहीं होती है, ठीक है। तो दो आपके डिफरेंस कवर हो गए हैं। और तीसरा आप यहाँ पे एग्जांपल देके इस चीज़ को यहाँ पे रेपअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस लिख सकते हैं, ठीक है, कोविड-19। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बेसिकली कॉमन कोल्ड लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है, और नमूनिया हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। कोविड-19, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, ये नमूनिया हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये आप क्या लिख सकते हो, इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर लिख सकते हो। अगर किसी पर्सन के ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है, तो वो हेल्दी पर्सन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर आप अगर एग्जांपल देखो तो जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, हार्ट डिजीजेज हो गई,
ठीक है। कोई भाई कैंसर, हार्ट डिजीज़ हो गया, और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे अल्सर हो गया। तो ये आपके सारे हो जाएंगे क्या, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाएंगे। तो ये एकदम चीज़ क्लियर है। सबसे पहली पर्सन टू पर्सन अगर डिजीज़ फैलती है तो वो हो जाएगा इन्फेक्शियस, ठीक है। अगर नहीं फैलती है तो नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगा। इन्फेक्शियस जो होती है वो बेसिकली किससे होती है, पैथोजन से होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह, और ये नहीं होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉन इन्फेक्शियस में, कैंसर, हार्ट डिजीज़ और अल्सर, ठीक है। यहाँ पे आप हाई बीपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप ये उदाहरण लिख सकते हैं भाई, अगर किसी को कैंसर या फिर हाई बीपी है, ठीक है, मान लो किसी की हाई बीपी है, तो अगर आप उसके पास जाओगे तो आपकी भी बीपी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, जो आगे से आगे नहीं फैलते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर ही कुछ ऑर्गन है वो खराब होने की वजह से होते हैं जनरली, ठीक है। तो ये आपके इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मैंने कहा पैथोजन से होती है, तो इस वजह से अपन यहीं पर ही थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इन्फेक्शियस जो एजेंट होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब क्या हो गया कि जिन पैथोजन से क्या होता है, ये रोग होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है वायरस हो, ठीक है, वो हो सकता है बैक्टीरिया हो, ठीक है, वो हो सकता है प्रोटोजोआ हो, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हो सकता है वो फंजाई हो, ठीक है। और क्या लिख देंगे यहाँ पे, कुछ वॉर्म्स या इंसेक्ट भी होते हैं, ठीक है, कुछ वॉर्म्स या फिर इंसेक्ट्स भी होते हैं। वायरस, बेसिकली वायरस है वो एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कई बार बता भी चुके हैं कि ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वायरस, यानी कि ये जब एनवायरनमेंट में रहता है तो नॉन लिविंग होता है, और जैसे ही बॉडी के अंदर आता है तो बेसिकली क्या हो जाता है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाता है, ठीक है। और इसके अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस वगैरह या फिर प्रोटोप्लाज्म, न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, बस डीएनए होता है और प्रोटीन की बाहर से कवरिंग बनाई होती है, ठीक है। तो वायरस होता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ गई भाई, ये कैसे हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। और जबकि वॉर्म या फिर इंसेक्ट जो हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। समझ में आ गए ना भाई, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये चीज़ क्लियर है। तो बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट आपके यही हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वॉर्म या फिर इंसेक्ट्स हो गए। समझ में आ गई। वायरस है वो बेसिकली क्या हो गया, अपने पास ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई सेल नहीं होती स्पेसिफिक। और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई बेसिकली यूनिसेलुलर है, और वॉर्म्स और इंसेक्ट्स बेसिकली मल्टी सेलुलर है। और इन्हीं से क्या होते हैं, बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। कौन कौन से डिजीज होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। एक लिस्ट देख लेते हैं जिसके अंदर बेसिकली वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और वॉर्म इंसेक्ट से होने वाली बीमारियां शामिल होगी, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली अपने क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कुछ वॉर्म और इंसेक्ट से होने वाले रोग, ठीक है। बेहतर ये होगा कि कम से कम आप 2 से 3 एग्जाम्पल है वो माइंड में रखें, ठीक है। कुछ नाम आपके सुने हुए होंगे और कुछ नहीं सुने होंगे, तो उसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। ये चीज़ क्लियर है, ये है। अब देखो सबसे पहले है वायरस, ठीक है। वायरस से होने वाले डिजीज को वायरल डिजीज बोला जाता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली कौन कौन से डिजीज होंगे, चिकन पॉक्स होगा, स्मॉल पॉक्स होगा, ठीक है, कॉमन कोल्ड, एड्स होगा, हेपेटाइटिस बी होगा, डेंगू होगा और कोविड-19 होगा। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो चिकन पॉक्स, मारवाड़ी में अगर मैं बोलूँ तो चिकन पॉक्स को बेसिकली आंकड़ा काकड़ा बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल पॉक्स को ओरी मोरी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड तो जुकाम है। एड्स हो गया, ठीक है। एड्स बेसिकली अभी पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा डिटेल में जानेंगे। हेपेटाइटिस बी बेसिकली क्या होता है, लीवर को डैमेज करता है ये रोग, ठीक है। अगर कोई हेपेटाइटिस बी, ठीक है, इसके जो वायरस अगर बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो लीवर को खराब कर देते हैं। डेंगू नाम सुना हुआ है, कोविड-19 अभी चल ही रहा है, ठीक है। बेसिकली सार्स कोव 2 नाम के वायरस से होता है, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज बैक्टीरियल डिजीज कहलाते हैं, और इसके एग्जांपल कोलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, ये अपने फिनोमिना, ठीक है, बेसिकली नमूनिया हो गया और पेप्टिक अल्सर हो गई, ठीक है। ये सारे किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। समझ में आ गई बात है। कोलेरा ये बेसिकली पेट से रिलेटेड एक डिजीज़ है,
टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस मैंने बताया था, लंग्स खराब हो जाते हैं इससे, और टिटनस। टिटनस में बेसिकली क्या होता है कि बड़े बड़े जो पिंपल्स होते हैं वो निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ आँख के पास है ना, आँख को डैमेज पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होता है, ये वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े पिंपल्स निकालना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गई बात है, जिससे आँख भी कईयों की जा चुकी है, ठीक है। ये है नमूनिया वगैरह है, ज़्यादातर बच्चों में होता है ये, और बड़ों में भी होता है, पर वो बेसिकली 20 साल से नीचे नीचे मिलेगा। पेप्टिक अल्सर, इसके बारे में तो बात ही कर चुके हैं कि अगर बेसिकली अपना जो पेट के अंदर स्टोमक है, स्टोमक के अंदर अगर छाले पड़ जाते हैं तो बेसिकली वो पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। नेक्स्ट फंजाई है, तो फंजाई से होने वाले डिजीज़ को फंगल डिजीज़ बोलते हैं। इसके अंदर दो ही एग्जांपल मिलेंगे, एथलेट्स फूड और रिंग वॉर्म, ठीक है। देखो फंजाई होती है ना, बेसिकली उसको वाटर की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, या फिर नमी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर भी नमी होती है, ठीक है, जहाँ पर भी आपके बेसिकली वाटर मिलता है, तो वहाँ पे बेसिकली फंजाई ग्रोथ करती है। ये चीज़ क्लियर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके नल होते हैं घरों में, उसके नीचे काई जम जाती है हरे रंग की, ठीक है, वो बेसिकली फंजाई होती है, उसको बेसिकली पानी चाहिए, ठीक है। गर्मियों के दौरान जब अपन सॉक्स पहनते हैं तो सॉक्स के अंदर नमी हो जाती है, जिससे वहाँ पर फंजाई है वो ग्रोथ करना शुरू कर देती है, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपको क्या दिखेगा कि कुछ धब्बे से बन जाएंगे पैरों में, ठीक है। इसकी पिक्चर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, समझ में आ गई बात है, ये है। तो बेसिकली ये एथलीट्स फूड हो गया। और रिंग वॉर्म बेसिकली क्या होते हैं, रिंग वॉर्म भी फंजाई के ग्रोथ करने के कारण होते हैं, बॉडी पे भी क्या होते हैं, ऐसे रिंग सी बन जाती है, ठीक है, शरीर पे। इसकी भी पिक्चर आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो प्रोटोजवा। प्रोटोजवा में बेसिकली आपको मलेरिया दिखेगा यहाँ पे, ध्यान रखना। मलेरिया तो बेसिकली एक प्रोटोजोवन डिजीज है, ठीक है, प्रोटोजोवन डिजीज, ठीक है, यानी प्रोटोजोवन डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ नाम के पैथोजन के कारण होती है, ठीक है। इसके अंदर मलेरिया, ब्लैक फीवर यानी काला अजहर, और स्लीपिंग सिकनेस वगैरह ऐसे आपको यहाँ पे डिजीज दिखेगी। मलेरिया, ब्लैक फीवर, काला अजहर, ये बेसिकली क्या है कि एक बुखार की ही स्थिति है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बुखार होने के बाद एक तो अपने पेट फूलने लगता है, ठीक है, और साथ ही साथ पूरी बॉडी है वो ब्लैक पड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली वो काला अज़ार कहलाता है या ब्लैक फीवर कहलाता है। स्लीपिंग सिकनेस में बेसिकली क्या होता है, नींद है वो कम आती है, और नींद है कम आने के वजह से बेसिकली जो आँख है ना, थोड़ी आँख की रोशनी भी साथ साथ में चली जाती है, और आँख के नीचे काले थप्पे बन जाते हैं, जो कि पूरी उम्र भर भी रह सकते हैं, ठीक है। वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स, इनके कारण बेसिकली दो दी हुई है आपके, एक तो है एलिफेंटासिस और एक है हेड लाइस। एलिफेंटासिस में बेसिकली क्या होता है कि कुछ वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि लेग के अंदर जाने के बाद क्या होते हैं कि जो पैर है उसको फुला देते हैं, ठीक है। पैर है ना वो क्या हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है हाथी के जैसे, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, एलिफेंटासिस रखा गया है। इसकी पिक्चर आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो हेडलाइस है। हेडलाइस बेसिकली क्या होती है, जो जुएँ होती है ना, जुएँ हो गई, ठीक है, मारवाड़ी में बोले तो लीक हो गई, खोरा हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हेडलाइस से संबंधित रोग होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये जब अपने बॉडी के अंदर एंटर करते हैं या फिर अपने बालों के अंदर जब एंटर करते हैं, ठीक है, तो अपने जो ब्रेन है, ठीक है, नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको, ठीक है, ये चीज़ है। और इचिंग वगैरह या फिर खुजली जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पूरे पैथोजन के कारण होने वाले डिजीज़ मैंने आपको बता दिए। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो कि अपने बेसिकली अगर कोई भी डिजीज़ के पैथोजन एयर के द्वारा अगर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है, तो उस डिजीज़ को बेसिकली बोलते हैं एयरबोर्न डिजीज़, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, एयरबोर्न डिजीज़, ठीक है। यानी कि हवा के थ्रू अगर कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो वो जो बीमारी होती है वो एयरबोर्न डिजीज़ कहलाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बेसिकली आप कोरोना वायरस लिख सकते हो, ठीक है, या फिर कोविड-19 लिख दो आप, ट्यूबरक्लोसिस भी इसके अंदर ही आ जाएगा, ये है। नेक्स्ट मान लो अगर कोई फूड के जरिए अगर एंटर करती है तो बेसिकली वो क्या हो जाएगी, फूड बोर्न डिजीज हो जाएगी, ठीक है। वाटर के कारण होती है तो बेसिकली क्या हो जाएगी, वाटर बोर्न डिजीज हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ कि शरीर के अंदर कैसे एंटर होता है, ठीक है। कुछ एक बीमारियाँ जैसे कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के कारण भी होती है, जैसे कि HIV है, यानी कि
ये वायरस क्या होता है, बेसिकली सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा क्या होता है, अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो बेसिकली HIV हो गया जो कि एड्स है। समझ में आ गई, ये बीमारी है। तो बेसिकली आपके ये एग्जांपल मिल जाएंगे कि एयर से एयरबोर्न डिजीज़ होती है, फूड से अगर कोई डिजीज़ हो रही है, ठीक है, खाने के द्वारा अगर कोई डिजीज़ आ रही है अपने बॉडी के अंदर तो वो हो जाएगी फूड बोर्न। वाटर के द्वारा आती है तो वाटर बोर्न डिजीज़ हो जाती है, और कुछ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा भी होती है। समझ में आ गई बात है। तो ये बेसिकली पूरा आपकी थीम है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं HIV वायरस या एड्स बीमारी पे। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि HIV वायरस या फिर एड्स नाम की बीमारी पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, HIV या फिर एड्स वायरस के ऊपर अगर नोट लिखने को बोलता है तो पहले तो आप क्या करोगे, एड्स की फुल फॉर्म लिख दो। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो गई। फिर दूसरी बात करें तो ये क्रोनिक डिजीज़ है, यानी बहुत लंबे टाइम रहती है। ठीक है, लॉन्ग लाइफ। ठीक है, तो बॉडी के अंदर लॉन्ग लाइफ रह सकती है। और दूसरी बात करूँ तो यहाँ पे ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन आगे भी ये क्या है, फैलती रहती है। ठीक है, अफेक्ट्स इम्यून सिस्टम। बेसिकली HIV या जो वायरस है ना, ये जो एड्स बीमारी है, इसके अंदर बॉडी की इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, बार बार बीमार होने लगता है आदमी। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है। अब देखो बात करें तो HIV वायरस कैसे ट्रांसमिटेड होता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो कई कारण है। सबसे पहला, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ HIV इन्फेक्टेड पार्टनर। ठीक है, अगर क्या है कि किसी भी व्यक्ति का पार्टनर है, ठीक है, जैसे वुमेन हो गया या फिर मेन भी हो सकता है, तो बेसिकली उनमें अगर क्या है कि HIV के वायरस है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है वहाँ पे HIV उस पार्टनर को भी हो सकता है जिसके अंदर HIV नहीं था। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट सेकेंड है ट्रांसमिशन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड। ठीक है, मान लो कोई भी अगर मदर है, उसके क्या हुआ है कि HIV वायरस है। ठीक है, उसको एड्स हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके बच्चे में भी वो ट्रांसमिटेड हो जाए, क्योंकि क्या है कि मदर जो खाती है पीती है या फिर उसकी बॉडी के अंदर जो भी चल रहा है, ठीक है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं बेबी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है। शेयरिंग नीडल्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन। मान लो कि किसी पर्सन को क्या हुआ था कि एड्स हुआ है, ठीक है, और उसको मान लो कोई सिरिंज से उसको टीका ठोका गया है। ठीक है, और फिर वही टीका मान लो किसी अनहेल्दी पर्सन को ठोक दिया जाए तो उसको भी HIV होने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, उसको भी एड्स हो सकता है। नेक्स्ट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। मान लो कि कोई HIV से या फिर एड्स से ग्रस्त कोई रोगी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि उस रोगी के अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया जाता है, ठीक है, तो बेसिकली जिसको ट्रांसप्लांट या जिसको ब्लड दिया जाएगा उसके अंदर भी बेसिकली HIV एंटर कर सकता है। नेक्स्ट, टैटूज और बॉडी पियर्सिंग विथ अनस्टेरिलाइज्ड नीडल्स। ठीक है, अगर मान लो कोई भी नीडल है, ठीक है, बेसिकली जो टैटूज होते हैं ना, जो टैटूज खुदवाते हैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पर भी, ठीक है, तो बेसिकली अगर उनको स्टेरिलाइज नहीं किया जाए, ठीक है, यानी 6 दिन से वो आदमी लगातार उसी नीडल से बेसिकली टैटू बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या अलग प्रकार के पर्सन होंगे। हो सकता है किसी को HIV हो सकता है ना भाई, किसी को एड्स हो, तो बेसिकली वो जो वायरस होगा वो बेसिकली क्या हो सकता है उस अनअफेक्टेड पर्सन या फिर अनहेल्दी पर्सन में भी जा सकता है, हेल्दी पर्सन में जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके यहाँ पे कि HIV वायरस कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। समझ में आ गई ये चीज़ है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए, तो नोट कर लिया। आज का लेक्चर बड़े यहीं समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट अपना जो लेक्चर रहेगा, ठीक है, वो बेसिकली रहेगा कि डिजीज़ की ट्रीटमेंट कैसे की जाए। पहले तो देख लिया कि हेल्दी क्या है, डिजीज़ फ्री क्या है, डिजीज़ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, फिर अपन ने डिजीज़ कैसे फैल सकती है, आज उसके बारे में बात कर ली, और कल ट्रीटमेंट के बारे में बात करके इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तो तब तक ये पढ़ाई करते रहे। जय राजस्थान।